कहा जाता है कि एक डायन अपना प्रतिशोध 7 जन्मों के बाद भी नहीं भूलती। एक बार अगर डायन किसी के घर को देख ले तो वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी होने तक उसे नहीं छोड़ती। तकरीबन 60 साल पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव नील पर्वत में अंकित नाम का एक युवक रहता था। पिछले कई दिनों से अंकित को कोई काम नहीं मिल रहा था, जिससे उसके घर में आर्थिक तंगी आ गई थी। इसीलिए काम की तलाश में वो अपने गांव से काफी दूर निकल आया था। ये सर्दियों की घनी कोहरे से ढकी शाम थी। सूरज अस्त हुए काफी देर हो चुकी थी और चारों ओर कोहरे ने ऐसा पहरा जमा लिया था कि 5 फीट दूर की चीज भी साफ दिखाई नहीं दे रही थी। इस घने कोहरे की वजह से अंकित उन पथरीली और घुमावदार पहाड़ी रास्तों में भटक गया था। डर और निराशा अंकित को जकड़ रही थी। तभी उसकी नजर एक विशाल और घने पीपल के पेड़ के नीचे बैठी एक आकृति पर पड़ी। वहां एक बाबा बैठे हुए अपनी चिल्लम फूंक रहे थे। उस रात की साए साए करती भयानक खामोशी में किसी इंसान को देखकर अंकित की कुछ हिम्मत बंधी। अंकित धीरे से चलकर बाबा के पास जाकर बैठ गया। बाबा ने अपनी सुर्ख जलती हुई आंखों से अंकित की ओर देखा और पूछा, कहाँ वीरानों में भटक रहा है बच्चा? इधर का तो नहीं लगता। अंकित ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं 7 कोस दूर नील पर्वत गांव से काम की तलाश में निकला था। लौटते हुए अंधेरा हो गया और रास्ता भी भटक गया। डर और घबराहट से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। बाबा ने चेतावनी देते हुए कहा, पहाड़ों में ऐसे दिन ढले वीरान रास्तों पर निकलना ठीक नहीं होता। तू ये जो नहर के साथ वाली पगडंडी है उसे पकड़कर निकल जा। आगे एक गांव पड़ेगा, वहां जाकर मदद मांग लेना। और हाँ, अब रास्ते में रुककर इधर उधर मत देखना। हड्डियों को गला देने वाली कंपकंपाती ठंड में भी बाबा के चेहरे पर ठंड का कोई असर नहीं था। उनकी वेशभूषा अंकित को बहुत रहस्यमय लगी। बाबा ने अंकित के कांपते शरीर को देखकर फिर कहा, बेटा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहां से निकल जाओ, नहीं तो ठंड में जम जाओगे और तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। ये जगह ठीक नहीं, यहां से जल्दी निकल जाओ। अंकित पहले से ही बहुत घबराया हुआ था और बाबा की ये सब बातें सुनकर वो और भी घबरा गया। बाबा फिर से सिर झुकाकर अपनी चिल्लम फूंकने में व्यस्त हो गए। अंकित कुछ पल वहीं खड़ा रहा और फिर चुपचाप बाबा के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे अंकित आगे बढ़ रहा था, पास के घने जंगल से आती जंगली जानवरों की आवाज से उसका डर और बढ़ रहा था। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ने लगी। इतने सुनसान रास्ते में अचानक कौन मेरे पीछे चल रहा है? बाबा ने कहा था मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अंकित अभी कुछ समझ ही पाता कि उसे अपना नाम सुनाई दिया। आवाज वही थी जो कुछ देर पहले पीपल के पेड़ के नीचे से आई थी। अंकित, अंकित, इतनी जल्दी मेरी आवाज भूल गए? अपना नाम सुनकर अंकित ने डरकर पीछे मुड़कर देखा। उसे अपने ठीक पीछे वही बाबा दिखाई दिए। अंकित ने हैरानी से सोचा, बाबा ने इतनी दूरी कुछ ही पलों में कैसे तय कर ली? बाबा मुस्कुराए, आओ, मैं तुम्हें ये रास्ता पार करा देता हूं। तुम्हें डर लग रहा था ना? बोलो, कहां तक जाओगे? बाबा की अचानक मौजूदगी और उनका अंकित का डर जान लेना उसकी घबराहट बढ़ा रहा था। लेकिन बाबा की चेतावनी याद करके वो चुप रहा। लगता है तुझे मेरी मदद की जरूरत नहीं है। अंकित जल्दी से बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मेरा कोई ठिकाना नहीं बाबा। काम की तलाश में निकला था। रात में किसी गांव में डेरा लगा लूंगा, सुबह फिर काम ढूंढूंगा। बाबा ने अपनी लंबी उंगली से एक और इशारा किया। इस रास्ते से दाएं घूम जाना, आगे एक जंगल दिखाई देगा। उसके पार एक बूढ़ी औरत रहती है जिसका नाम बुंदी बुआ है। वो किसी विश्वास के आदमी को ढूंढ रही है जो उसके बंगले की मरम्मत कर दे। बदले में तुम्हें अच्छी रकम दे देगी। बाबा की ये बातें सुनकर अंकित की आंखों में चमक आ गई। बाबा ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, लेकिन उसकी एक शर्त है, बस अपने काम से काम रखना होगा। घर में किसी सामान को हाथ नहीं लगाना है और बुंदी बुआ से कोई सवाल भी नहीं करना है। एक और बात का ख्याल रखना, बुंदी बुआ के पीछे जाने की गलती कभी ना करना।
अंकित ने खुशी से कहा। मुझे बस काम मिल जाए, इसके अलावा मुझे उस बूढ़ी औरत से कोई मतलब नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अंकित ने बाबा से पूछा, लेकिन इतनी रात में क्या वहां जाना सही रहेगा? तुम जाओ, वो बुढ़िया रातों को सोती नहीं है, तुम्हें वो तुम्हारा इंतजार करती मिलेगी। काम के लालच में अंकित बाबा के बताए सुनसान रास्ते की ओर मुड़ गया। कुछ देर चलने के बाद अंकित को दूर एक पुराना सुनसान सा बंगला दिखाई दिया और सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। तभी उसने बोला, कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? अंकित ने जवाब दिया, माई, आपको मिस्त्री की जरूरत है, मैं आपका काम पूरा कर दूंगा। हाँ ठीक है, मुझे ज्यादा सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं। बातें नहीं, बस काम पर ध्यान देना। पैसे की चिंता मत कर, तेरी इच्छा से ज्यादा ही मिलेगा। इतना कहने के बाद बूंदी बुआ उसे अपने साथ बंगले के अंदर ले गई। अंदर का माहौल कुछ अजीब था। जगह जगह छोटे छोटे आईने और अलग आकार की काले कपड़े से बनी गुड़ियां दिखाई दे रही थी। गुड़ियों की आंखों से लाल रंग दिखाई दे रहा था, जिससे वे बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। बुढ़िया ने उसे रात में ठहरने को एक कमरा दिखा दिया और अगले ही दिन रात से काम शुरू करवा दिया। इस आंगन को खोदकर यहाँ पर एक पक्का कुआं बनाना है, और हाँ, इसके आसपास चारों ओर दीवार बनाकर घेरा भी करना है। अंकित खुशी खुशी काम करने लगा। दिन भर बिना मुंह से चूं की भी आवाज किए वो अपने काम में लगा रहता। बदले में बूंदी बुआ उसे दुगनी मजदूरी और दोनों समय का अच्छा खाना खिला देती। एक सप्ताह के बाद काम पूरा हो गया। ये ले तेरा हिसाब। नील पर्वत गांव से आया है ना तू? हाँ, नील पर्वत से ही आया हूं, लेकिन आपको कैसे पता? अंकित के मुंह से सवाल निकल गया। अंकित की बात सुनकर बूंदी बुआ ने गुस्से से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें क्षण भर के लिए और भी ज्यादा सुर्ख हो गई। बोला था ना, कोई सवाल नहीं। अंकित डर से कांप गया और तुरंत माफी मांगी। सुन, मेरा एक काम करेगा? तेरे गांव में एक आदमी रहता है, बलराम सिंह, मेरा दूर का रिश्तेदार है। उस तक कुछ सामान पहुंचाना है तुझे। इस काम के बदले मैं थोड़े पैसे और दे दूंगी। अंकित कुछ और पैसे मिलने के लालच में खुशी खुशी बूंदी बुआ का सामान पड़ोसी गांव तक पहुंचाने को तैयार हो जाता है। बूंदी बुआ ने एक पोटली बांधकर उसे थमाई और कुछ पैसे देकर विदा कर दिया। अंकित पोटली लेकर बलराम सिंह के घर पहुंच जाता है। जी, क्या आप ही बलराम सिंह हो? बलराम सिंह के लिए यह सामान उनकी किसी जानने वाली ने भिजवाया है। बलराम सिंह एक शांत दिखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने पोटली को गौर से देखा। कहाँ से आए हो? किसने भिजवाया है? मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं तो 7 कोस दूर काम करने गया था। वहीं एक बुढ़िया मिली जिसने ये सामान आपको देने के लिए कहा। बलराम सिंह हैरानी से वो पोटली खोलकर देखते हैं तो उनकी चीख निकल जाती है। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तुरंत ही वो उस पोटली को वापस कसकर बांधते हैं और उसे अंकित को वापस पकड़ा देते हैं। इसे तुरंत वापस देकर आओ। ये मेरा सामान नहीं है, और खबरदार अगर आज के बाद यहां दिखाई दिया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बलराम सिंह को गुस्से और डर से भरा देखकर अंकित पोटली लेकर अपने घर आ जाता है। घर आकर अंकित ने अपनी पत्नी ऊर्जा को सारा हाल बताया। आजकल किसी के साथ भलाई करने का जमाना ही नहीं रहा। 7 कोस दूर से मैं ये पोटली ढोकर लेकर आया और यहाँ आकर उस बूढ़े ने सामान लेने से इनकार कर दिया। ऊर्जा, उसकी पत्नी, ने कहा, अरे छोड़िए ना, आपको क्या जरूरत है वहां जाने की? इसमें जो भी सामान है उसे हम रख लेते हैं। पागल मत बन, हमें इसे खोलने की भी जरूरत नहीं है। जो अपना नहीं वो मिट्टी। लेकिन अंकित की पत्नी ऊर्जा को उत्सुकता थी, इसलिए रात को अंकित के सोने के बाद चुपके से पोटली खोल देती है। पोटली देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। इस पोटली में तो बड़ा ही अजीब सा जादू टोने का सामान रखा हुआ था। छोटे छोटे बाल, कुछ हड्डियां
और एक काली गुड़िया जिस पर लाल सिंदूर लगा था। हे भगवान, कहीं इसीलिए तो उस बूढ़े ने ये सामान इनसे वापस करने को तो नहीं कहा था। ऊर्जा डर और घबराहट से पसीने से तरबतर हो गई थी। उसने तुरंत पोटली को वापस कसकर बांधा और वो भी सोने चली गई। अगली सुबह उसने अंकित को जगाया। सुनिए जी, ये पोटली उस बुढ़िया को वापस देकर आइए, और चाहे जो हो जाए आप वहां एक पल को भी ठहरना मत। अंकित वो पोटली लेकर घर से निकलकर अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि बलराम सिंह के घर से रोने की आवाजें सुनाई दी। गांव के कुछ लोग भीड़ लगाए खड़े थे। अरे भाई, बड़ी बुरी मौत हुई बलराम काका और उनकी पत्नी की। लगता है किसी ने मारकर फांसी पर लटका दिया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कमरा अंदर से बंद था। ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। पूरा शरीर ऐसे मरोड़ा हुआ था जैसे कोई कपड़े की गुड़िया को मरोड़ता है। अंकित को गांव वालों की बात सुनकर एक जोरदार झटका लगा। उसे बलराम सिंह की कही हुई बातें और पोटली देखने के बाद डर से सफेद पड़ा चेहरा याद आने लगा। न जाने क्या पहेली है इस पोटली की। कल बलराम काका को मैंने ये पोटली दी और आज सुबह उनकी मौत हो गई। इतना कहने के बाद वहां से निकल गया। अंकित तेजी से बुंदी बुआ के बंगले की ओर बढ़ा जा रहा था। आज जब वो बंगले के सामने पहुंचा तो पाया दरवाजे पर एक ताला लटक रहा है और बंगला भी उसे कुछ ज्यादा ही सुनसान सा नजर आया। अंकित अब इस बंगले और बुढ़िया का सच जानना चाहता था, इसलिए वो अंदर घुस जाता है। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बुंदी बुआ के कमरे में उन पुरानी काली गुड़ियों के साथ 3 नई काली गुड़िया लटकी हुई थी और उनमें से एक गुड़िया के कपड़े उसे कुछ जाने पहचाने नजर आ रहे थे। वे हूबहू उसकी पत्नी ऊर्जा के कपड़ों जैसे थे। अंकित घबराकर उस बंगले से निकलकर बाहर सड़क की ओर आ जाता है। वहां से गुजर रहे एक ग्रामीण से उसने पूछा, भाई, कुछ पता है ये बुढ़िया कब तक लौट कर आएगी? अंकित की बात सुनकर उस आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, पागल वागल है क्या भाई? क्यों कह रहे हो भैया? क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता। 50 साल से लटका है ये ताला। और हाँ, भूत बंगला है ये। रात के समय भटकना भी नहीं उसके आसपास। क्या भूत बंगला? अंकित की रीढ़ में ठंडक दौड़ने लगी। भाई, मेरे दादा कहते थे किसी डायन का बंगला है ये। एक तांत्रिक था जिसने इस डायन की चोटी काटकर इसे जला दिया था। तब से ये बंगला ऐसे ही पड़ा हुआ है। कहते हैं आज भी रात के समय इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वो डायन दिखाई दे जाती है और उस तांत्रिक का पता पूछती है। अपने सूखते हलक से अंकित ने अपना आखिरी प्रश्न किया, तांत्रिक कहाँ रहता है? सुना है उसने इस डायन को मारने के बाद ये काम छोड़ दिया और दूर किसी गांव में जाकर बस गया। उसकी पहचान अब किसी को नहीं पता। आदमी के जाने के बाद अंकित को सारी पहेली समझ में आ गई। जरूर बलराम सिंह वही तांत्रिक है जिसे वो ढूंढ रही थी, और उसे मारने के लिए उसने मुझसे इस पोटली में कोई तंत्र का सामान भिजवाया था जिसने बलराम सिंह और उनकी पत्नी की जान ले ली, और वो गुड़िया डायन की थी। अंकित कांपते हाथों से उस पोटली को उठाकर जंगल की ओर फेंककर अपने गांव लौट आता है। गांव आने के बाद उसने अपने घर का दरवाजा खोला तो उसके सामने का नजारा देखकर वो जम गया। उसे उसकी पत्नी ऊर्जा भी बलराम सिंह की तरह रहस्यमय हालत में फंदे से लटकी हुई दिखाई देती है। उसका शरीर भी मरोड़ा हुआ था। पत्नी के जाने से अंकित पूरी तरह टूट गया था। वो हर पल खुद को ही ऊर्जा की मौत का जिम्मेदार मान रहा था। आधी रात का समय था, तभी उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। अंकित दरवाजा खोलता है। कुछ ही दूर पर पेड़ की ओट में काले कपड़े वाली बुढ़िया घूंघट के पीछे से झांकती हुई उसे नजर आती है। बुढ़िया की धीमी आवाज हवा में गूंजती है। अंकित ने समझ लिया, वो इस डायन के अंतहीन प्रतिशोध के चक्र में फंस चुका है। डायन ने अब उसे अपना नया मोहरा बना लिया था, जो उसका बदला लेने के लिए मजबूर था, क्योंकि जो पीछा छोड़ दे वो डायन नहीं। ये कहानी 3 घनिष्ठ मित्रों की है, आर्यन, समीर और राहुल। ये तीनों अपने सुनहरे भविष्य की तलाश में अपने गांव से दूर दिल्ली शहर आते हैं। तीनों के मन में बड़े सपने थे, लेकिन इस बड़े और भीड़ भाड़ वाले शहर में पैर जमाने के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थीं।
समीर और आर्यन ने अपने छोटे से गांव में पढ़ाई करते हुए कभी नहीं सोचा था कि सफलता का रास्ता इतना कठिन होगा। वही राहुल, जिसने अपने पिता को पुराने व्यापार में संघर्ष करते देखा था, इन हालातों के लिए थोड़ा तैयार था। उसे पता था कि बिना मेहनत और सही मौके के यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। सुबह से शाम तक भटकने के बाद भी उनके हाथ न तो कोई नौकरी लगी और न ही रात बिताने का कोई ठिकाना मिला। निराश होकर तीनों ने एक छोटे से ढाबे पर खाना खाया। उनके पास जमा पूंजी बहुत कम थी और वे केवल 1-2 दिन का इंतजाम करके घर से निकले थे। उन्हें लगा था कि शहर पहुंचते ही कोई चमत्कार होगा और उन्हें काम मिल जाएगा। भटकते हुए वे एक बड़ी रिहायशी बिल्डिंग के पास जा पहुंचे। थक हार कर तीनों बिल्डिंग के मुख्य द्वार के पास ही बैठ गए। करीब 2 घंटे बीत चुके थे, तभी वहां के सुरक्षा गार्ड की नजर उन पर पड़ी। उसने कड़क आवाज में डांटते हुए पूछा, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों जमावड़ा लगा रखा है? शहर में अजनबी होने के कारण तीनों सहम गए और अपनी आप बीती गार्ड को सुनाई। गार्ड को उनकी मासूमियत और लाचारी देखकर दया आ गई। उसे अपनी पुरानी यादें ताजा हो गईं, जब वो भी बरसों पहले इसी तरह काम की तलाश में आया था। राहुल ने समझदारी दिखाते हुए गार्ड से किसी सस्ती जगह या ठिकाने के बारे में पूछा, क्योंकि उनके पास 1000 रुपए थे। किराए के लिए पैसे नहीं थे। गार्ड ने अपने एक परिचित को फोन लगाया, जो पास ही की कोठी नंबर 404 की देखरेख करता था। उस परिचित ने बताया कि कोठी के मालिक सपरिवार 2 महीनों के लिए विदेश गए हुए हैं, इसलिए वो कुछ समय के लिए उन तीनों के रहने का प्रबंध कर सकता है। ये सुनकर तीनों दोस्तों की जान में जान आई। गार्ड ने उन्हें सलाह दी कि रात को टैक्सी मिलना मुश्किल है, इसलिए वे आज वहीं सो जाएं और सुबह वो उन्हें कोठी ले जाएगा। अगली सुबह तीनों कोठी पहुंचे। कोठी की भव्यता और सुंदरता देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे इतने बड़े घर में रहेंगे। कोठी के सेवक ने उन्हें गेस्ट रूम दिखाया। हाथ मुंह धोकर तीनों फिर से काम की तलाश में शहर निकल गए। शाम को वे फिर खाली हाथ वापस लौटे, लेकिन कोठी के सेवक ने उनके लिए खाने का प्रबंध कर दिया था, जिससे उनकी थकान थोड़ी कम हुई। उस कोठी में उनकी पहली रात थी। रात के ठीक 12 बजे अचानक आर्यन की नींद खुली। उसने खुद को कमरे में नहीं, बल्कि कोठी के एक अंधेरे तहखाने में पाया। चारों तरफ पुराना कबाड़ और धूल थी। वो डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। अचानक उसे सिसकियों और किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। आर्यन ने घबराकर पूछा, कौन है वहां? तुम क्यों रो रही हो? अगले ही पल उसकी आंख खुली और उसने खुद को बिस्तर पर पाया। वो पसीने से भीगा हुआ था। उसने राहुल और समीर को जगाया, लेकिन उन्होंने इसे एक बुरा सपना बताकर टाल दिया। अगले दिन जब वे काम के लिए कोठी से बाहर निकल रहे थे, तो एक रहस्यमयी महिला ने आर्यन के हाथ में एक लिफाफा थमाया। लिफाफे पर एक ऑफिस का पता लिखा था और उस पर लिखा था, यहाँ जाओ, काम मिल जाएगा। इससे पहले कि वे कुछ पूछते, वो महिला गायब हो गई। तीनों को लगा कि शायद उनकी किस्मत बदल रही है। वे उस पते पर पहुंचे जो शहर की एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का था। वहां के सुरक्षा कर्मी ने जब वो चिट्ठी देखी तो उसे तुरंत मैनेजर के पास ले गया। मैनेजर ने जब पत्र देखा तो उस पर कंपनी के मालिक के हस्ताक्षर थे। मैनेजर ने आश्चर्य से पूछा, आप हमारे साहब को कैसे जानते हैं? आर्यन के मुंह से अचानक निकला, मैं उनके पुराने राज जानता हूं। मैनेजर को लगा कि ये बॉस के कोई खास आदमी है। चूंकि बॉस उस समय विदेश दौरे पर थे और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, मैनेजर ने उन तीनों को तुरंत काम पर रख लिया। तभी कुछ अजीब हुआ। आर्यन बिना किसी के बताए सीधे बॉस के केबिन की ओर बढ़ा और उसने वो पासवर्ड डाल दिया जो सिर्फ बॉस को पता था। केबिन का दरवाजा खुल गया। मैनेजर और बाकी दोस्त सन्न रह गए। आर्यन ने सबको बाहर जाने को कहा और केबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर बाद विदेश से बॉस का मैनेजर को फोन आया। बॉस चिल्लाते हुए बोला, मेरे कंप्यूटर सिस्टम को कोई हैक कर रहा है। जल्दी केबिन में जाओ और उसे रोको, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैनेजर सुरक्षा कर्मियों के साथ केबिन में घुसा तो देखा कि आर्यन बेहोश पड़ा है। उसे होश में लाया गया, लेकिन आर्यन को कुछ याद नहीं था।
कि वो गेट से अंदर कैसे आया। असल में वो कोठी उसी बॉस की थी। सालों पहले बॉस ने अपनी कंपनी की एक होनहार कर्मचारी प्रिया के साथ धोखा किया था। बॉस शादीशुदा था लेकिन प्रिया पर दबाव बनाता था। जब प्रिया ने उसके अवैध कामों का विरोध किया और उसके अश्लील वीडियो के बारे में जाना तो हाथापाई में प्रिया की मौत हो गई। बॉस ने प्रिया की लाश को उसी कोठी के बगीचे में दफना दिया था। तो आर्यन अनजाने में बगीचे की उसी जगह पर खड़ा हो गया था जहां प्रिया को दफनाया गया था। प्रिया की आत्मा ने आर्यन के शरीर का सहारा लिया और कंपनी पहुंचकर कंप्यूटर के जरिए बॉस के सारे काले कारनामे और मर्डर का सबूत इंटरनेट पर वायरल कर दिया। विदेश में ही पुलिस ने बॉस को गिरफ्तार कर लिया। प्रिया का सालों पुराना बदला पूरा हुआ और उसकी आत्मा को शांति मिली। तीनों दोस्तों ने उस कोठी को छोड़ दिया और उस घटना को एक खौफनाक याद समझकर पीछे छोड़ दिया। इस तरह उस रहस्यमयी कोठी की कहानी का अंत हुआ।